सब लोगों का। देखिए गाइस, लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहां पर हमने प्रोटीन्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। जितना भी हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमें जानने थे जो प्रोटीन के बारे में, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वहीं पर हम स्टार्ट करेंगे एक नया न्यूट्रिएंट मैं कह सकती हूँ, एक नया पोषक तत्व कह सकती हूँ, एक नया बायोमोलिक्यूल जो है कह सकती हूँ। आप ये तीनों नाम इन्हें दे सकते हैं। हम एक नया टॉपिक जो है यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे आज के लेक्चर में फैट्स की, या फिर मैं कहूँ जिन्हें हम अगर हम कहें साइंस की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक नया नाम और देते हैं, लिपिड्स के बारे में, यानी कि वसा के बारे में हम क्या करेंगे हमारे आज के लेक्चर में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से जो कुछ मेन चीजें जो है 7-8 पॉइंट आपको पढ़ने हैं इसके बारे में और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट को जो था वो हमने कुछ 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, प्रोटीन्स को भी हमने क्या किया 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। रीजन ये था क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी फैट्स की या वसा की है तो बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। या फिर हम कहें कि जब हम एक जर्नल साइंस की बात करते हैं तो जर्नल साइंस में हमें इसके बारे में कोई बहुत सारी बातें कभी भी नहीं पढ़नी होती, बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो है वो आपको इसके बारे में पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका रहेगा वो होगी फॉर्मेशन, यानी कि अगर जैसे बात की थी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, तो किन किन चीजों से मिलकर बने थे। ध्यान रखना है जितने भी फैट्स होती हैं, वसा होती हैं, वो जनरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर क्या है बनती है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही क्या है मिलकर बनती हैं। अगली चीज जो ध्यान रखनी है इसके बीच में कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन जो है इसका प्रोपोर्शन काफी ज्यादा क्या रहता है, इसमें हाई रहता है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो दोनों बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में क्या है मिलते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन इसके बीच में बहुत ही ज्यादा एक लेस प्रोपोर्शन में मिलती है, बहुत ही कम मात्रा में क्या है मिलती है। अगर हम बात कर रहे थे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में, वहां पर जो ऑक्सीजन है वो आपको कंपैरेटिवली अगर मैं तुलना करूं वसा के मुकाबले तो थोड़ी ज्यादा मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका प्रोपोर्शन, उसका रेशियो काफी ज्यादा क्या होता है, कम होता है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसीलिए ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, ठीक है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये इजीली ऑक्सीकृत नहीं हो पाती। या तो ऑक्सीकृत लिखें या ऑक्सीडाइज लिखें, या फिर लिखें कि ये इसका ऑक्सीडेशन जो है वो इजीली नहीं होता, इनका ऑक्सीकरण इजीली नहीं होता। दोनों चारों टर्म जो है वो एक ही मतलब है। मैं लिखूं कि ये ऑक्सीकृत नहीं हो रही है, या फिर मैं लिखूं कि इनका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है, या इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, एक ही बात है चारों। तो ये आसानी से ऑक्सीकृत जो है वो नहीं हो पाती। जितने भी वसाएं होती हैं, ठीक है, उनमें ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये काफी देरी से, काफी लेट क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती हैं। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि इनका जो पाचन है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लेट होता है, बहुत ही देरी से क्या होता है, पाचन होता है। इसीलिए ये क्या करती हैं, हमें काफी लेट जो है एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ध्यान रखना जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनके बीच में कंपैरेटिवली जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसीलिए वो फटाफट क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है और हमें क्या दे देती है, ऑक्सीजन हमें, यानी कि जो एनर्जी है वो हमें इससे क्या है मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये हमारी बॉडी के बीच में बहुत ही जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, जल्दी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाती। हम ये कह सकते हैं कि इनका जो डाइजेशन है वो बहुत ही क्या होता है, देर से होता है। इसीलिए जो फैट होती हैं वो हमें क्या करती हैं, काफी देर के बाद एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज और यहाँ पर आपको लिखनी है, बेशक जो है वो लेट से क्या है एनर्जी थोड़ी मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, फैट कभी भी इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, तुरंत ऊर्जा प्रदान नहीं करती। लेकिन ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। बेशक देरी से करती हैं, लेकिन ये क्या होती है हमारे लिए, अगर मैं एनर्जी पूछूं तो एक हाई एनर्जी की क्या होती है, सोर्स होती है। इनसे हमें अधिकतम ऊर्जा जो है वो क्या है, प्राप्त होती है दिन में।
इनसे हमें क्या होती है, अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर मैं किसी भी बायोमोलिक्यूल की बात करूं, किसी भी पोषक तत्व की बात करूं, किसी भी न्यूट्रिएंट की बात करूं, तो उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला, ऊर्जा देने वाला अगर पोषक तत्व पूछा जाए तो हमने क्या लिखना है, वसा ही करके आना है। आपके पास कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ आएगा, प्रोटीन लिखा हुआ आएगा, विटामिन हैं, फैट्स हैं, लिपिड, ऐसा अगर ऑप्शन में आ रहा है तो आपको ऑप्शन में सिर्फ ये ढूंढना है फैट्स या फिर लिपिड, जहां पर भी लिख कर आए उसे टिक करके आए। तो एक चीज, अब अगर ज्यादा क्या है, ऊर्जा मिल रही है तो कितनी मिल रही है, ध्यान रखना है, लगभग 1 ग्राम फैट से, 1 ग्राम वसा से हमें 9.1 किलो कैलोरी जो है वो क्या है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कितनी, अगर आपसे पूछा जाए 1 ग्राम वसा से हमें 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो क्या है, मिलती है। ये कौन सी वैल्यू है कि हमारी बॉडी अगर 1 ग्राम वसा जो है क्या हम ले रहे हैं, हम इनटेक कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी कितनी जो ऊर्जा है वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये वो वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। और जनरली ध्यान रखना, एग्जाम में हमसे फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है वो क्या है, पूछी जाती है। तो 1 ग्राम जो है वसा है उससे हमें 9.1 या 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो क्या है, मिलती है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखो कि ये अधिकतर किस तरह के पदार्थ होते हैं, तो चिकनाई युक्त होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्टिकी से होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा चिकनाई युक्त क्या होते हैं, ये पदार्थ होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं वसा की, तो ठोस तो होंगे ही होंगे, कुछ इनमें क्या होंगी, द्रव भी होंगे, ठोस भी रूप में मिलेगी, द्रव रूप में भी मिलेगी, लेकिन अधिकतर कैसी मिलेंगी, चिकनाई युक्त पदार्थ ही क्या होंगे, इसमें मिलेंगे। ये कुछ बातें क्या करनी है आपको, इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब जैसे मैंने बोला, अधिकतम ऊर्जा क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आपको एक टाइम और ध्यान रखनी है कि ये हमें लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो उनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी क्या है, मिल जाती है। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी मिलने के साथ ही वो एनर्जी खर्च भी बहुत जल्दी हो जाती है। बट अगर आप क्या करते हैं, वसा का सेवन करते हैं, फैट का सेवन करते हैं, तो उनसे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेट मिल रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिल रही है। और इसी के साथ एक लंबे समय के लिए भी क्या है, इससे हमें ऊर्जा जो है मिलती है। तो ध्यान रखना है, जो फैट्स होती हैं ये हमें लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी देते हैं। सिर्फ यही एक रीजन है कि जब विंटर्स होती हैं, जब सर्दियां चल रही होती हैं, तो हमारी बॉडी काफी ज्यादा क्या होती है, एक्टिव नहीं हो पाती, हम बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाते, क्योंकि उस टाइम पे हमारी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, लगती है। तो रीजन यही होता है कि उस टाइम पे हम घी, तेल वाली चीजें जो है वो थोड़ी सी क्या है, ज्यादा खा पाते हैं। अदरवाइज आपने नोट किया होगा कि सभी के घर में कुछ ना कुछ इस तरह का खाने का, ठीक है, आप कह सकते हैं जो फूड है, फूड आइटम्स है, खाने की चीजें जो है जरूर बनती है, जिनके बीच में घी, तेल का यूज क्या होता है, बहुत ज्यादा। उसका रीजन यही है क्योंकि ये जो फैट्स होती हैं, ये हमारी बॉडी को इनसे क्या मिलती है, हीट मिलती है। ठीक है, और काफी लंबे टाइम के लिए ये हमें क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और यही अगर हम बात करें, ठीक है, समर्स की, गर्मियों में, तो गर्मियों में क्या होता है, ऑलरेडी आप देखें कि बॉडी इस तरीके से क्या हो जाती है, अडप्ट हो जाती है ना हमारी, बट उस टाइम पर हमें इतनी ज्यादा एनर्जी की क्या होती है, जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए हम बहुत ज्यादा फ्राइड जो है, घी वाला, मसालों वाला जो खाना है वो क्या है, नहीं खा पाते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्या होता है, रीजन इसके बिहाइंड होता है। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल जनरल से मैं बात करूं, टाइप्स भी मैं आपको बढ़ाऊंगी। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह की जो फैट्स होती हैं वो क्या है, मिलती हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्पेशली मैं आपको थोड़े से अगर इसके एग्जाम्पल बताऊं, तो आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा एक लाइकोपीन का। ठीक है, आपने लाइकोपीन का जो क्या है, नाम सुना होगा। ये लाइकोपीन भी क्या है, एक फैट है, एक वसा है, जो हमें किससे मिलती है, टमाटर से मिलती है। जो हमें किस में मिलती है, टमाटर में मिलती है। आपने नाम सुना होगा एक, ठीक है, हाँ जी, कैरोटीन का नाम जरूर आपने सुना होगा। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर केराटिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किसकी, कैरोटीन की बात कर रही हूँ। ये जो कैरोटीन है, ये भी क्या है, एक वसा है, जो कैरेट होती है ना, गाजर जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमें मिलती है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा, जो भी रबड़, नेचुरल रबड़ होता है जो, ठीक है, प्राकृतिक रबड़ जिसे हम बोलते हैं, वो भी क्या है, एक लिपिड का, एक फैट का ही क्या है, एग्जाम्पल है। इसके अलावा मोम,
जिसे हम जनरली लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, वैक्स बोल देते हैं, ये भी क्या है, एक फैट का, एक लिपिड का ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो इस तरह के बहुत सारे फैट्स और लिपिड्स होते हैं जो क्या होते हैं, ठीक है, हमें अगर हम कहें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, कुछ सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो ये आपको बेसिक सी चीज क्या करनी है, ध्यान रखनी है। लेकिन इतना ज्यादा डेप्थ में जो क्वेश्चन है वो कई बार बहुत रेयर चांस में क्या है आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट ये जो चीजें थी वो क्या थी, कुछ मेन थी, आप थोड़ा सा इनको क्या करो, ध्यान रखो। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि जो वसा होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, दो टाइप की होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दो टाइप के अगर हम पूछें वसा, अगर हम उनके सैचुरेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेसिस पर बात करें, तो एक इस तरह की वसा होती है जिन्हें हम बोल देते हैं असंतृप्त वसा, ठीक है, और एक इस तरह की वसा होती है जिनका नाम दिया जाता है संतृप्त वसा, जो है वो क्या है, इन्हें बोला जाता है। एक होती है, ठीक है, असंतृप्त वसा, और एक को हम लिखते हैं, ध्यान रखना, संतृप्त वसा लिखते हैं। असंतृप्त होती हैं जो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं, क्या होती हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं, और संतृप्त वसा में हम लिखते हैं जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। अब देखिए, हाँ जी, थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्या लानी पड़ेगी, केमिस्ट्री को लाना पड़ेगा। जब भी हम बात करते हैं असंतृप्त वसा की, तो इनके बीच में जो कार्बन होता है, उन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन में क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड आपको मिल सकता है। लेकिन जब भी हम बात करेंगे संतृप्त वसा की, तो इनमें कार्बन कार्बन में हमेशा क्या मिलता है, आपको ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड ही मिलता है, ठीक है। एक असंतृप्त है जिनमें कार्बन कार्बन में आपको क्या मिल रहा है, देखो तो डबल बॉन्ड मिल रहा है और या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। जबकि अगर हम बात करेंगे किसकी, संतृप्त वसा की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो कार्बन कार्बन है उसके बीच में क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड जो है वो क्या है, मिलेगा। ये सिंपल सी चीज है। अब इसे तो हमने क्या बोल देना है, अनसैचुरेटेड, और इसे बोल देना है सैचुरेटेड। ये है अनसैचुरेटेड फैट और ये है सैचुरेटेड फैट। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये असंतृप्त वसा या संतृप्त वसा जो है, ठीक है, वो जनरली क्या होता है, और इनके बीच में से हमारे लिए जो है वो हार्मफुल कौन सा है और हार्मलेस कौन सा है, कौन सा हमारे लिए खाना जो है वो अच्छा है, लेकिन कौन सा क्या है हमारे लिए जो है थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये जो असंतृप्त वसा होती है ये हमारे लिए क्या होती है, हेल्दी। हेल्दी कहने का मतलब अगर हम इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे बॉडी पर कोई बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्या है, नहीं डालता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, संतृप्त वसा की, तो ये हमारी बॉडी पर क्या होती है, काफी ज्यादा, आप कह सकते हो अगर लंबे टाइम तक आप क्या करेंगे, इन सैचुरेटेड फैट्स का जो है वो सेवन करते जाएंगे, उन्हें अपनी डाइट में ऐड करते जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के ऊपर लास्ट में क्या करेगी, एक एडवर्स इफेक्ट, एक बुरा प्रभाव जो है वो क्या है डालेंगी। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ। आई होप आप लोगों ने इसे नोट जरूर कर लिया होगा, ठीक है। अगर नोट नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं और उसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी, हमने जो चीज क्या है देखनी है, मान लीजिए मैंने आपके पास कोई भी एक ऐसी फैट ले ली जिसके बीच में कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह की फैट को हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अब अनसैचुरेटेड फैट, जब भी हम बात करते हैं ना ऑयल की, ऑयल यानी कि किसी भी टाइप का वो वेजिटेटिव ऑयल हो सकता है, आप रिफाइंड ऑयल बोल रहे हैं, आप मस्टर्ड सीड्स का जो क्या होता है ऑयल, जिसको हम सरसों का तेल बोल देते हैं, तो ये जनरली क्या होते हैं, आपने देखा होगा कोई भी रिफाइंड है, और ऑयल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ऑलवेज लिक्विड स्टेट में ही रहते हैं। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे ऑयल की या तेल की, तो आपने ध्यान रखना है ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, और हमारे लिए ये क्या होते हैं, बेटर होते हैं देन सैचुरेटेड फैट। यानी कि अगर हम क्या करते हैं अपनी डाइट में इन्हें ऐड कर देते हैं तो ये हमारी बॉडी पर उतना ज्यादा जो है बुरा इफेक्ट नहीं डालते। और किया क्या जाता है, इनके बीच में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। अब हाइड्रोजन को जैसे ही ऐड किया जाता है तो ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, आपस में टूटते हैं और कार्बन कार्बन के साथ जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, और ये किसमें चेंज हो जाती है, सैचुरेटेड फैट में चेंज हो जाती है। अब सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल आप घी लिख सकते हो, मक्खन जो है लिख सकते हो, चीज जो है वो बटर, चीज, घी। आप देखो ये रूम टेम्परेचर पर भी जनरली आपको कैसे मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं, है ना। बटर की बात कर रहे हो, चीज है, ठीक है, घी है, तो ये क्या है, रूम टेम्परेचर पर कैसे मिल रहे हैं,
सॉलिड फॉर्म में रीजन ये क्योंकि इनके बीच में जो सभी के सभी कार्बन है वो कैसे है, सिंगल बॉन्डेड। अब रीजन ये होता है कि ये जो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं ना, इनका जो बॉडी के बीच में जाकर क्या होता है, डाइजेशन होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये आसानी से टूट नहीं पाते, डिसोसिएट नहीं हो पाते, इसीलिए इनका पाचन आसानी से नहीं हो पाता। और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो आप कह सकते हैं कुछ सेल्स हैं, ठीक है, या फिर ट्यूब जो है, हमारी जितना भी जो वेस्कुलर सिस्टम है या कुछ, उनके बीच में जाकर क्या हो जाते हैं, जमा होने लगते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, इनका ब्रेकडाउन जो है हो जाता है, ये और सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है इनका। तो इसीलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, नुकसानदायक नहीं होते। लेकिन ये टूट नहीं पाते, डिसोसिएट नहीं हो पाते, इनका पाचन नहीं हो पाता, और क्या होते हैं, ठीक है, बॉडी में जाकर जमना, जहां पर भी क्या है, कोई भी आप कह सकते हैं, जैसे अलग अलग क्या होती है हमारी बॉडी के बीच में, ठीक है, जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड ट्यूब्स होती हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, जाकर जमने लगते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेनिफिशियल क्या है, घी है, मक्खन है, तेल, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या राइस ब्रान ऑयल, जिसको हम क्या है बोलते हैं, राइस ब्रान ऑयल जो होता है वो आप कह सकते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बेस्ट होता है। अगर हम अपनी डाइट में उसको ऐड कर सकते हैं, अपने खाने में उनको ऐड कर सकते हैं, तो इससे बेटर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्या करनी है, ध्यान रखनी है। पूछा जाता है कई बार कि यहाँ पर होता क्या है, जब भी हम असंतृप्त वसा जो होती है, असंतृप्त वसा का हम क्या करवा देते हैं, अपचयन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, ठीक है, अपचयन करवा देते हैं। और अपचयन करवाने के लिए निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम जो है, तीनों उत्प्रेरक के जैसे यहाँ पर काम करते हैं। उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं, ध्यान रखना। अगली चीज जो आपको यहाँ पर थोड़ी सी और पढ़नी है, किसके बारे में, वसाओं के बारे में ही। हाँ जी, तो ये जो वसाएं होती हैं ये क्या होती हैं, ठीक है, वाटर के बीच में इनसोल्युबल होती हैं, यानी कि ये जल में क्या होती हैं, अघुलनशील होती हैं। अगर आप कोई भी आप ऑयल ले लीजिए, ठीक है, घी ले लीजिए, आप उसको क्या करें, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच भर के क्या डाल दो, तेल जो है डाल दो, तो आप देखो वो दोनों आपस में कभी भी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होंगे। जो ऑयल होगा उसकी एक अलग लेयर जो है वो क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, और वाटर जो है वो वहां से क्या होगा, सेपरेट रहेगा। तो ये जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन जितने भी क्या होते हैं, कार्बनिक विलायक होते हैं, जो भी क्या होते हैं, कार्बनिक विलायक, इनको इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में तो इनसॉल्युबल, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे बेंजीन है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एक कार्बनिक विलायक है। ईथर जो है वो भी क्या है, एक कार्बनिक विलायक है। तो इनमें क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं, यानी कि इनमें ये इजीली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, हाँ जी। लेकिन अगर आप क्या करो, किसी भी जल में आप जैसे ही वसा को क्या करोगे, घोलने लगोगे, आप फैट को वाटर के बीच में अगर आप क्या करते हो, ऐड करने की कोशिश भी करते हो, या फिर वाटर के बीच में आप लिपिड को, फैट को क्या करते हैं, मतलब घोलने की कोशिश करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इमल्शन जो है वो बनता है। जब भी क्या होता है, जल को क्या कर दिया जाता है, वसा में घोल दिया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, इमल्शन जो है वो क्या है, बनते हैं। हिंदी में इन्हें इमल्शन, और हिंदी में अगर हम लिखें तो पायस जो है बोल दिया जाता है। अब आप इंग्लिश में इमल्शन कहते हैं, हिंदी में भी कई बार इमल्शन लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन अगर वैसे सही देखा जाए तो इसे क्या बोलना है, पायस बोलना है। तो इमल्शन और पायस दोनों क्या है, एक ही चीज है। वाटर के बीच में आप फैट जो है या फिर लिपिड को ऐड कर रहे हो, किसी ऑयल को डाल रहे हो, या फिर अगर आप किसी फैट में क्या कर रहे हो, वाटर को ऐड कर रहे हो, तो किसका निर्माण होगा, इमल्शन का निर्माण होगा, या फिर क्या हो जाएगा, पायस का निर्माण होगा। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज आपको पढ़नी थी, किसके बारे में, वसाओं के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिपिड जो है वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो कितने कितने टाइप के होते हैं, वो भी आप चाहो तो बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, नाम याद कर सकते हो। सबसे पहला अगर मैं आपको नाम यहाँ पर लिखवाऊं तो इन्हें बोला जाता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या फॉस्फोलिपिड जो है वो क्या है, बोला जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, चाहे अगर आपको एक्स्ट्रा भी लगे, ठीक है, देन कोई बात नहीं, थोड़ा सा नॉलेज ही क्या होगा, इनहेंस होगा। तो फॉस्फोलिपिड जो है
बोला जाता है। अब फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या होता है, ध्यान रखना, वैसे मैं आपको अभी बताऊंगी कि इनकी फॉर्मेशन किस तरह की होती है, यानी कि जो फैट्स होती हैं वो बनती कैसे हैं, वो बिल्कुल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि जब भी फैट्स बनती हैं वो दो चीजों से मिलकर बनती है। क्या? एक तो आपने नाम याद रखना है किसका, ग्लिसरॉल का, एक तो नाम याद रखना है ग्लिसरॉल का, प्लस में दूसरा नाम याद रखना है वसीय अम्ल, यानी कि एक तो ग्लिसरॉल एंड द सेकेंड वन जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड से मिलकर क्या बनती हैं, जो वसाएं होती हैं, फैट्स होती है, लिपिड्स हैं, वो बनती हैं। जब भी हम फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ग्लिसरॉल भी मिलता है, फैटी एसिड भी मिलता है, लेकिन फैटी एसिड जितना मिलना चाहिए उससे थोड़ा सा कम मिलके उसकी जगह पर एक फॉस्फोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, इसीलिए इन्हें फॉस्फोलिपिड जो है वो क्या है, बोल देते हैं। अगर आपने सुना होगा कि हम जनरली सेल वॉल की, ठीक है, हम किसी भी सेल की जो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम हमेशा उसमें पढ़ते हैं कि क्या होती है, वो एक बाई लेयर जो है उसकी स्ट्रक्चर होती है जिसके बीच में आपको प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या है, मिलते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, इसका क्या होता है, एक योगदान जो है होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली जो होती है, ठीक है, उसे बनाने के बीच में इसका क्या होता है, योगदान होता है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स या इस तरह की फैट कहाँ पर मिलती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन अगर आपको लिखा हुआ है तो उसके बीच में आपको क्या करना है, टिक करके आना है। आप ये कह सकते हो कि इनकी बायोलॉजिकल, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा होती है। तो जीवों के बीच में आपको ये वाली जो है, हर सेल के बीच में आपको फॉस्फोलिपिड क्या होगा, मिलेगा ही मिलेगा। अगले अगर मैं आपको टाइप की बात करूं तो ध्यान रखना है, एक और तरह के, ठीक है, फैट्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है स्फिंगोलिपिड। ये हैं स्फिंगोलिपिड्स। हाँ जी, अब ये स्फिंगोलिपिड्स कहां पर मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यहां पर मैं लिखूं, ठीक है, केंद्रीय, हाँ जी, तंत्रिका, सॉरी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, उनके नर्व टिश्यूज में, उनके जो भी क्या होते हैं, आप कह सकते हो जो तंत्र की उत्तक होते हैं, उनमें कौन सी लिपिड मिलते हैं, कौन सी फैट मिलती है, तो स्फिंगोलिपिड क्या है, उनमें मिलती है। ध्यान रखना है। फॉस्फोलिपिड पूछा जाए तो इनकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। स्फिंगोलिपिड पूछा जाए तो क्या बताना है कि मस्तिष्क में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उनके जितने भी नर्व टिश्यूज होते हैं, ठीक है, तंत्रिका उत्तक जो होते हैं, यहाँ पर क्या है, हमें स्फिंगोलिपिड्स मिलते हैं। हाँ जी, फिर इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर के ऊपर क्या है, एक जो आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसाइल ग्लिसराइड जो है इसे बोला जाता है। एसाइल ग्लिसराइड जो है इसे बोला जाता है, ठीक है। पहला फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, थर्ड वन है इसाइल ग्लिसराइड। ये इसाइल ग्लिसराइड जो है ये हमारी क्या है, डाइटरी फैट है, यानी कि इस फैट का यूज जो है वो हम क्या करते हैं, अपने भोजन में करते हैं। जो हम खाना खाते हैं, आपने कोई भी ऑयल लिया, घी लिया, कुछ भी खाया, उसके बीच में आपको कौन सी वाली फैट मिलती है, तो इसाइल ग्लिसराइड जो है वो आपको क्या है, उसमें मिलती है। ध्यान रखना है। और ये क्या होती है, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होती हैं। बनती किससे मिलकर है, बनती किनसे मिलकर है, आपको ध्यान रखना है। सेम यही, एक तो ठीक है, क्या लगेगा इसके बीच में, ग्लिसरॉल जो है वो लगेगा, एक तो होगा ग्लिसरॉल, प्लस में 3 जो फैटी एसिड के क्या होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं, ऐड। एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड के अणु मिलकर क्या बनाते हैं, ध्यान रखना है, जो भी वसाएं हैं वो बनाते हैं। तो जनरली वसा का फॉर्मूला भी यही होता है, लेकिन उसके बीच में जैसे मान लो हमने कोई दूसरा मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, या कोई दूसरा जो है इसके बीच में प्रतिस्थापी आ गया तो स्फिंगोलिपिड बन गया, फॉस्फोरिक एसिड आ गया तो क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड बन गया। तो ये सारी क्या है, ठीक है, वसाएं हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बेस जो है, फॉर्मूला क्या होता है किसी भी वसा का, तो यही होता है। ध्यान रखना। फोर्थ नंबर के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो आपने वैक्स जो है वो क्या है बोलना है, वैक्स मोम। अब ये वैक्स क्या करता है, ध्यान रखिए। हाँ जी, ये आपने देखा होगा कि कोई भी लीफ हो, लीफ के ऊपर क्या करो, आप कभी भी ना किसी प्लांट को क्या करो, वाटर दो, उसको पानी दो, तो आप देखेंगे कि जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर पानी की एक पूरी लेयर
कभी भी नहीं चलती, उसके ऊपर पानी की ड्रॉप्स जो है ना वो क्या हो जाती हैं, जमा होती हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से गीली नहीं हो पाती। रीजन ये, क्योंकि जो लीव्स होती हैं उनकी सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है, प्लांट्स की लीव्स की सरफेस के ऊपर क्या होता है, ठीक है, एक बिल्कुल वैक्सी कोटेड एकदम मोम जैसा पतला चिकना सा जो कुछ पदार्थ होता है वो उसके ऊपर कोट किया जाता है, उसके ऊपर क्या होता है, ठीक है, किया नहीं जाता है, आई एम सॉरी, नेचुरली क्या होता है उसके ऊपर कोटेड होता है, वो वैक्स ही होता है। ये क्या करता है, लीव्स को, ठीक है, प्रोटेक्शन जो है, प्लांट्स को जो है प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये जो वैक्स है, नॉर्मल वैक्स जिसको हम बोल देते हैं, मोम जो है आप जो भी समझ सकते हैं, ठीक है, लीव्स की अगर बात करोगे तो अलग, दूसरी कोई चीज है तो क्या है, वो बिल्कुल अलग। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, फैट के ही क्या है, एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं एक और आप जो है पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आपने नाम सुना होगा कभी टर्पिनॉइड्स का। देखो टर्पिनॉइड जो होते हैं वो भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जितने भी स्टेरॉइड्स हम किसी भी तरीके से अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, कोई भी स्टेरॉइड है, वो सभी क्या हैं, फैट्स हैं। अगर हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो वो हार्मोन्स क्या हैं, एक तरीके से लिपिड्स ही हैं, फैट्स ही हैं। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल का जो है नाम आपने सुना होगा, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है, तो वो कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक तरीके से जो फैट्स हैं वो टर्पिनॉइड्स के अंडर ही हम इन्हें पढ़ते होते हैं। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, फैट्स और लिपिड्स के एग्जाम्पल हैं। तो थोड़ा सा क्या करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं हाई कोलेस्ट्रॉल आपको किस चीज में मिलता है, ठीक है, तो वैसे तो हम बहुत ही अलग अलग क्या करते हैं, सोर्सेज पढ़ते हैं, लेकिन एक और आपको चीज क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रांस फैट का, आई होप आप लोगों ने नाम जरूर ये चीज सुनी होगी, ट्रांस फैट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये ट्रांस फैट क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए आपने ना कई बार हो सकता है घर में कोशिश की होगी, हम क्या करते हैं, बाजार वाली चीजें जो है वो घर में बनाना ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लो कभी समोसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कभी कुछ दूसरी फ्राइड जो चीज है, कभी छोले भटूरे बनाने की कोशिश किए होंगे, जरूर ऐसा किया होगा। लेकिन हम कई बार उन चीजों में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। रीजन ये, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने जो चीज बनाई है ना वो मार्केट जैसी क्या है, क्रिस्पी नहीं बनी, ठीक है, ऐसा कई बार होता है। उसका रीजन यही होता है कि आप क्या करें, कभी मार्केट जाएं तो देखें कि उनके पास क्या होती है, जिस भी कंटेनर में, जिस कढ़ाई में, जिस बर्तन में वो क्या कर रहे होते हैं, वो चीजें बना रहे होते हैं, उसके बीच में जो ऑयल होता है वो काफी टाइम तक क्या करते हैं, वो लोग यूज करते हैं। यानी कि वो एक बार उसके बीच में कोई भी चीज बनाएंगे, देन उसके बाद सेकेंड थर्ड टाइम, पता नहीं कितने टाइम तक वो जो ऑयल है वो कंटिन्यू उनका क्या होता रहता है, हीट जो है होता रहता है। देन उसके बाद फिर उसको क्या कर दिया जाता है, साइड में रख दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। अगली मॉर्निंग, ठीक है, जो नेक्स्ट डे क्या होगा, वो फिर उसको क्या कर देंगे, यूज में लेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर तो ऐसा कंटिन्यू होने की वजह से जो ऑयल उसके बीच में जो फैट जो है वो ली जाती है, वो किस में चेंज हो जाती है, वो ट्रांस फैट में चेंज हो जाती है। यही ट्रांस फैट जो है वो उस कह सकते हैं, जो भी आपने समोसे की अगर हम जैसे बात कर रहे थे, उसकी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो लेयरिंग है उसको काफी ज्यादा क्या करती है, क्रिस्प करती है, और जिसे हम काफी ज्यादा क्या है, मजे से खाते भी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा, इनमें हमें क्या मिलता है, हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो मिलता है, जो हमारी बॉडी के लिए उतना अच्छा क्या है, नहीं होता है। तो ये आप थोड़ा सा क्या करें, ध्यान रखें। बस एक ये रीजन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर में ऐसा कभी भी नहीं होता, आप लोग अच्छे से जानते हैं, हम बार बार एक ही तेल जो है यूज किया हुआ या कोई भी ऑयल है उसे हमने यूज कर लिया तो हम दोबारा उसे क्या है, बार बार मतलब आप यूज में नहीं लाते, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा जो डिफरेंस है वो क्या है, आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। अगली चीज जो मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे किसकी, लिपिड की, फैट्स की, और इसी के साथ इस टॉपिक को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो फॉर्मेशन जो है वो क्या है, हमने पढ़नी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फैट्स होती हैं, यानी कि जो क्या होती हैं, वसाएं होती हैं, वो किन से मिलकर बनती हैं, वो एक तो आएगा क्या, इसके बीच में ग्लिसरॉल, ठीक है, और एक तीन जो है अणु किसके मिलेंगे, जो वसीय अम्ल हैं, फैटी एसिड्स जिनको हम बोल देते हैं, वो क्या होंगे, मिलेंगे। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिए, देखो CH2 लगेगा OH, हाँ जी, अगेन CH, यहां होगा OH, और फिर से होगा CH2OH। ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया, ग्लिसरॉल का, ठीक है, फॉर्मूला जो है बना दिया है, स्ट्रक्चर है CH2OH, CHOH, CH2OH, ध्यान रखना। हाँ जी, अब इसके बीच में हम ऐड करेंगे तीन जो है क्या, फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स।
फैटी एसिड जनरली क्या होते हैं, लॉन्ग चेन वाले जो है एल्काइल मॉलिक्यूल, यानी कि एल्कीन की क्या होगी, एल्केन की रिंग होगी, और उनके साथ देखो अम्ल लिखा हुआ है ना, एसिड लिखा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या होता है यहाँ पर ऐड होता है। हाँ जी, आप सिर्फ ध्यान रखें यहाँ पर कोई भी एक जो है कोई भी ग्रुप जो है वो लगा होगा और इसके साथ हम लिखेंगे COOH। हाँ जी, ये आया सेकेंड मॉलिक्यूल, ठीक है, हमने लिखा अगेन COOH, और ये आया थर्ड मॉलिक्यूल, हाँ जी, COOH। लो, तीन हमने क्या कर दिए, वसीय अम्ल के जो अणु है वो जोड़ दिए। जैसे ही आप इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा होगा क्या, यहां से ये OH और हाइड्रोजन, ठीक है, 2H और क्या है ऑक्सीजन, क्या बन गया, जल का एक अणु बन गया। सेम यहां से 2H, यहां से एक और जल का अणु बन गया, और ये भी चीज क्या हो गई, सॉरी यहां से आई, तो जल के अणु तीन जो है यहाँ पर जल के अणु क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे, H2O H2O H2। और आप देखिए कि यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये CH2, ये CH, अगेन ये आया CH2। यहाँ पर आप देखें कि ये OH तो क्या हो सकते हैं, रिमूव हो चुके हैं, लेकिन ये और ये चीज आपस में क्या हो जाएगी, ज्वाइंट हो जाएगी, तो ये O और कार्बन, ये वाली चीज आपको क्या मिल रही है, हर जगह पर क्या मिल रही है, सेम, ये आया R1, R2 और R3। तो ये आपके पास क्या बन गया है, वसा का एक जो कंपेयर आप कह सकते हैं फॉर्मूला है वो क्या है, बन गया। अब यहाँ पर ये जो R1, R2 और R3 हैं, ये बड़ी बड़ी जो एल्कीन की चेन है वो क्या है, हो सकती हैं। तो ये R1, R2, R3 जो है आपको ध्यान रखना है, R1, R2 और R3 जो है ये क्या है, लॉन्ग कार्बन की क्या है, चेन है, बड़ी बड़ी कार्बन की क्या है, श्रृंखलाएं हैं, ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास क्या है, बन गया। अब मेन चीज जो पूछी जाती है कि जब भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो आपस में जुड़ते हैं तो जल का अणु क्या होता है, निष्कासित होता है, यहाँ से एमिट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जब भी फैट्स, ठीक है, दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो आप देखो ये नया जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम पूछा जाता है कि जब भी वसाओं का निर्माण होता है तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में कौन सा बंध बनता है, तो आपको ध्यान रखना है इस बंध का नाम एस्टर बंध, ठीक है, एस्टर बंध जो है वो क्या है, बनता है जब भी वसाओं का निर्माण होता है। ये सिंपल सी चीज जो थी वो आपको याद रखनी है, बस इतना आप पढ़ लें, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा करके देखिए। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, आगे हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारे लेक्चर जो है उनको कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही होगी। तो यस, अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद में आ रहा है, जो वीडियोस हैं वो पसंद में आ रही हैं, समझ आ रही हैं, देन प्लीज लाइक जरूर कीजिए। और यस, अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलूंगी मैं आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।